वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम कॉन्ग्रुएंस का लेक्चर नंबर 8 करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हमने एग्जांपल्स देखे थे एक्सरसाइज 2.2 की कॉन्ग्रुएंस से जो रिलेटेड थी, लेकिन वहां कंडीशन थी कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस है उसके यूनिक सॉल्यूशन हो, उसके यूनिक सॉल्यूशन के साथ कैसे डील किया जाए, उन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाए, वो हमने 7th लेक्चर में कवर किया था। आज के लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स ही करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के, लेकिन इधर क्या केस होगा जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है तो उन सॉल्यूशंस की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी कुछ वर्किंग रूल्स। तो सबसे पहले करते हैं इसके वर्किंग रूल्स। इसमें भी 3 केसेस हैं। पहला केस होगा जब A और M दोनों ही क्या हो, स्मॉल, ठीक है। सेकंड केस होगा जब A लार्ज हो और थर्ड केस होगा जब M लार्ज हो, ठीक है। तो इसके अंदर हम 3 केसेस करने वाले हैं, दैट इज A और M स्मॉल, A लार्ज हो, M क्या हो, लार्ज हो। सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंसीज के एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है दैट इज AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, तो हमें ये पता है कि इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस का सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा, अगर AM का GCD मान लो D है, वो B को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए कि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस है। पहले क्या कह रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए, तो सॉल्यूशन मिलने के लिए हमें ये पता है कि AM का जो GCD होगा वो B को डिवाइड करना चाहिए। सेकंड कहता है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन का हम 7th लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। अब हमें ये पता है कि हमने थ्योरम की थी कि लीनियर कॉन्ग्रुएंस के कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं, जितना जीसीडी होता है किसका, A और M का। A और M का जीसीडी D है तो आपको D ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। D से ज्यादा भी सॉल्यूशन मिल सकते हैं लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे, मतलब रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन हमें कैसा चाहिए, कॉन्ग्रुएंट नहीं, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आपको एग्जैक्टली कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे, D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। हम चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन ना मिले। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन इतने मिलेंगे जितना जीसीडी है, तो यानी यूनिक ना हो इसका मतलब जीसीडी 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस के लिए क्या कहता है कि सबसे पहले तो सॉल्यूशन मिलने के लिए गारंटी होनी चाहिए कि A और M का जो जीसीडी है वो B को डिवाइड करे। यूनिक सॉल्यूशन ना होने के लिए हमें क्या चाहिए, जो जीसीडी है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन उतने ही होते हैं जितना जीसीडी है, मतलब इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन। तो यूनिक ना होने के लिए D की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि D अगर 1 हो गया तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अब इसका हम पहला केस करते हैं। पहला केस था जब A और M दोनों ही क्या हो जाए, स्मॉल हो जाए। A और M बोथ आर स्मॉल। इसमें आपको क्या करना है, आपको 7th लेक्चर का ही यूज करना पड़ेगा, मतलब आपको करना यूज यूनिक सॉल्यूशन वाले प्रॉब्लम्स का ही करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये कॉन्ग्रुएंस है AX इज कॉन्ग्रुएंट टू B mod M, ठीक है। अब हमें पता है सॉल्यूशन मिल रहा है, तो जो AM का जो GCD है यानी D, वो B को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां से A और M का GCD D है, इसका मतलब D A को भी डिवाइड करेगा, D M को भी डिवाइड करेगा GCD की डेफिनेशन से, और D B को डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन से एक इंटीजर आएगा A1 सच दैट A इज इक्वल टू D टाइम्स ऑफ A1 हो जाएगा, ठीक है। अब D जो है M को भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक और इंटीजर आएगा सपोज M1 सच दैट M इज इक्वल टू M1 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा। अगेन D B को भी डिवाइड कर रहा है, यानी एक और इंटीजर मिलेगा B1 सच दैट क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू B1 D हो जाएगा। अब इस लीनियर कॉन्ग्रुएंस में A M और B की वैल्यू उठा करके रख दो, तो ये क्या बन जाएगा, A1DX इज कॉन्ग्रुएंट टू B1D, और ये क्या हो जाएगा, मोड ऑफ M1D हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो D है वो कैंसिल आउट कर सकते हैं। याद हो
सी अगर दोनों में कॉमन फैक्टर है, मान लो सी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम है, तो आप कार्ड जब भी पाते थे जब सी और एम का जीसीडी क्या हो, 1 हो। सी और एम का जीसीडी 1 था तो आप कैंसिल आउट कर पा रहे थे, मतलब ए इज कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा बी के मोड एम में ही होगा। यहाँ बात नोट करने वाली क्या है कि मोडुलो सेम रहता है, लेकिन अगर तीनों में कॉमन आए, हम एक थ्योरम कर चुके हैं कि अगर ये तीनों में कॉमन आए तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो a1x इज कॉन्ग्रुएंट टू b1 मोड ऑफ m1। सही है। इसमें क्या है, सी और एम का जीसीडी अगर 1 है तो मोडुलो सेम रहेगा, तब कैंसिल आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कैंसिल आउट करना है, अगर सी और एम का जीसीडी दैट इज जैसे कि सी और एम मतलब जो कॉमन फैक्टर और एम का जीसीडी 1 ना हो तो कैंसिल आउट तो कर सकते हो, लेकिन उसका मोडुलो चेंज हो जाएगा। ये हम थ्योरम कर चुके हैं। और मोडुलो क्या हो जाएगा, मोड एम मतलब m1 मोडुलो हो जाएगा, जहां m1 क्या है, m बाय डी हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर तीनों साइड कॉमन है ना, जैसे डी 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 तीनों में कॉमन है तो आप डी को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो मोडुलो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको मोडुलो चेंज नहीं करना है तो ये कंडीशन चाहिए कि सी और एम का जीसीडी 1 है, तभी कैंसिल आउट कर पाओगे और मोडुलो को सेम रख पाओगे। अदरवाइज क्या करना पड़ेगा, मोडुलो को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। अब ये देखो a1 और m1 का जीसीडी देखते हैं कितना होगा, a1 और m1 का जीसीडी। अब हमें ये पता है कि अगर a और m का जीसीडी d है तो a बाय डी और m बाय डी का जो जीसीडी है वो कितना होता है, 1 होता है। ये भी हम थ्योरम कर चुके हैं। अब a बाय डी कितना है, a1, और m बाय डी कितना है, m1, यानी a1 और m1 का जीसीडी कितना है, 1 है। तो इसका जीसीडी कितना आ गया, 1 आ गया है, और 1 b1 को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो इसका हमें ये पता है कि एक सॉल्यूशन मिलेगा, और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा, क्योंकि यहाँ a1 और m1 का जीसीडी कितना है, 1 है। जितना जीसीडी होगा उतने ही आपको इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे। यानी ये कौन सा केस आ गया, आपका यूनिक सॉल्यूशन का केस आ गया, यानी पीछे वाला जो 7th लेक्चर है वो चीज आ गई है। फिर आपको क्या करना है, m1 के मल्टीपल देखने हैं, यानी m1, 2m1, 3m1, 4m1 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर आपको वो मल्टीपल लेना है कि उसमें b1 ऐड किया जाए और वो किससे डिविजिबल हो जाए, a1 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, वो डिविजिबल होना चाहिए, a1 से डिविजिबल होना चाहिए। यानी कोई मान लो k जो है मल्टीपल आ रहा है किसका, m1 का, कि उसमें b ऐड कर दिया जाए, b1 ऐड कर दिया जाए, वो a1 से क्या हो रहा है, डिविजिबल। तो फिर हमें ये पता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट्स को क्या करना पड़ता है, ऐड। तो दैट इज a1x इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कितना हो जाएगा, b1 प्लस में k m1, वो a1 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब a1 डिवाइड कर रहा है b1 प्लस k m1 को। तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहते हैं कि b1 प्लस k m1 दिस इज इक्वल टू सम इंटीजर टाइम ऑफ a1 आ जाएगा। तो इसको हम a डैश टाइम्स ऑफ a1 लिख सकते हैं, मोड ऑफ m। अब हमें ये पता है कि a1 और m1 का जीसीडी कितना है, 1 है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो और मोडुलो सेम रख सकते हो। तो यानी x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आ जाएगा, a डैश मोड ऑफ m1। ठीक है, तो मोड m1 में एक सॉल्यूशन कौन आ गया है, a डैश आ गया है। याद हो हमने जब थ्योरम का प्रूफ किया था कि उसके एग्जैक्टली डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे, तो एक सॉल्यूशन हम मान के चले थे x नोड आएगा, जो बाकी जो सॉल्यूशन थे वो थे x नोड प्लस में m1k थे, m1k, जहां k की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर के d-1। ठीक है, मतलब डी सॉल्यूशन चाहिए थी तो k की वैल्यू 0 से लेकर d-1 हो सकती थी। तो x नोड क्या था, जो x नोड है दैट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, x नोड कितना आ गया, a डैश आ गया है। तो a डैश प्लस में कितना हो गया है, m1 k, बस आप k की जगह 0 रखो, 1 रखो एंड सो d-1 रखो, तो आपको कितने सॉल्यूशन मिल जाएंगे, इसके d सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल कहने का क्या मतलब है कि जब a और m दोनों ही स्मॉल होते हैं, आपको यूज तो टेक्निक करनी है 7th लेक्चर की, मतलब यूनिक सॉल्यूशन की। लेकिन उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस कॉन्ग्रुएंस को ऐसी कॉन्ग्रुएंस में तोड़ना है जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब सभी में से कॉमन फैक्टर
क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। अब जब ये यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन का करने का तरीका हमें पता है कि हम उसको तीनों केस में हमने यूनिक सॉल्यूशन का निकालने का तरीका सीखा हुआ है। ए और एम स्मॉल हो, ए लार्ज हो, एम लार्ज हो, तो इससे एक सॉल्यूशन आ जाएगा, उस सॉल्यूशन को हम नाम दे देंगे एक्स नोड। फिर हमने थ्योरम की थी कि उसके एग्जैक्टली डी ही सॉल्यूशन होंगे जो कि इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें ये पता था कि अगर एक सॉल्यूशन पता हो तो आप बाकी जो D-1 सॉल्यूशंस और बचे हैं उनकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे? x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस m1 के होता था, जहां k की वैल्यू 0 से लेकर के कितनी होती थी, D-1। इसके बेस पर पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हमें समझ आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है 15x is congruent to 12 mod of 21। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं है तो मतलब हमारा करने का तरीका जो है वो वेस्ट जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं। अब हमें पता है कि जो लीनियर कॉन्ग्रुएंस होती है दैट इज ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b mod m। अगर इसका सॉल्यूशन है तो a और m का जो जीसीडी है वो b को क्या करेगा, डिवाइड एंड कन्वर्सली। तो a कितना आ गया यहाँ पर 15, ठीक है, और m कितना आ गया 21 और b कितना आ गया 12। ठीक है, अब a और m का जीसीडी, a और m का जीसीडी यानी 15 और 21 का जीसीडी, 15 और 21 का जीसीडी कितना आ गया 3, और 3 b को डिवाइड करे यानी इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, हमें ये पता है कि जितना जीसीडी है उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। अब जीसीडी कितना है 3 है, यानी इसके कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या था, हमने कहा था कि सबसे पहले इसमें जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, तीनों में कॉमन फैक्टर आना चाहिए, दैट इज मॉडुलो में भी देखना है इस बार आपको, वो कैंसिल आउट करना है। तो हमें पता है कि 15, 12 और 21 में 3 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन फैक्टर से आप कैंसिल आउट कर दो। तो ये कितना बचेगा, जब 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 5x। दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod ऑफ कितना हो गया 7 हो गया यहाँ पर। ठीक है, मॉडुलो चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब हमें ये पता है कि जो ये A1 आया है और ये M1 आया है, ठीक है, ये B1 आ गया। A1 और M1 का जीसीडी कितना है 1 है, 5 और 7 का जीसीडी 1 है। ठीक है, और 1 4 को डिवाइड करें यानी इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है। यहाँ इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें पता है कि एक्स नोड पर मिल जाएगा हमें, और एक्स नोड मिलते ही हम बाकी सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये देखो कि ये कौन सा केस हो गया, यूनिक सॉल्यूशन का केस हो गया। और यहाँ जो a और m आया, जो नया a और m आया दैट इज a1 और m1, वो दोनों ही क्या है, स्मॉल हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन हो और a और m दोनों ही स्मॉल हो तो हमें करने का तरीका पता है कि आपको m1 के मल्टीपल्स देखने हैं, दैट इज 7, 14, 21, 28, 35। ठीक है, और नेक्स्ट कितना हो गया 42 एंड सो। ठीक है, आपको सबसे छोटा वो मल्टीपल लेना है 7 का कि उसमें b ऐड कर दिया जाए, दैट इज 4 ऐड कर दिया जाए, वो a से डिविजिबल हो जाए, मतलब 5 से डिविजिबल हो जाए। मतलब इसके लिए a चेंज हो गया, b चेंज हो गया और m चेंज हो गया। ठीक है, अब हम 7 में 4 ऐड करेंगे तो वो 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी आपको 7 पिक नहीं करना है। देन 14 अगर हम लें, 14 में 4 ऐड करें तो वो भी 5 से डिविजिबल नहीं है, यानी 14 भी आपको पिक नहीं करना है। देन अगर हम 21 लें, 21 में 4 ऐड कर दिया जाए तो वो 25 बन जाएगा, और 25 5 से डिविजिबल है, यानी आपको कौन सा मल्टीपल लेना है, थर्ड मल्टीपल लेना है, किसका 7 का। तो एक तो ये कॉन्ग्रुएंस दी हुई थी 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके था 4 mod 7, 4 mod 7। ठीक है, फिर मल्टीपल कौन सा है 21, 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 7। ठीक है, फिर हमें पता है कि दोनों कॉन्ग्रुएंस को ऐड करने हैं, दैट इज 5x इज कॉन्ग्रुएंट टू 25 mod ऑफ 7। अब हम सेम मॉडुलो में काम करना चाहते हैं और कॉमन फैक्टर को कैंसिल आउट करना चाहते हैं। अगर आप मॉडुलो सेम रखना चाहते हो,
ठीक है। और कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करना चाहते हैं तो कॉमन फैक्टर का जीसीडी 7 के साथ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 5 का जीसीडी 7 के साथ 1 है तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यानी x इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मोड ऑफ 7 आ गया। ठीक है, तो x नोड की वैल्यू हमें पता चल गई कि x नोड कितना है, 5 है। बाकी जो सॉल्यूशन है वो हमें ये पता है कि x नोड प्लस में m1 k होंगे, दैट इज 7 इंटू में k होंगे, जहां k की वैल्यू 0 से लेकर के d-1 थी और d की वैल्यू कितनी थी, 3, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0, 1, 2। तो k अगर 0 होगी तो x इज इक्वल टू x नोड आ गया, दैट इज 5 आ गया। ठीक है, और अगर k इज इक्वल टू 1 है तो k अगर 1 है ये 7 हो गया और x नोड कितना है, 5, यानी 12 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट k अगर 2 है तो ये 14 हो गया और प्लस x नोड कितना है, 5 है तो ये कितना हो गया, 19 आ गया। तो कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है आपके, 3 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन है। हमने कहा था जितना उसका जीसीडी होगा उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे। बाकी और सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, आप चेक करके देख सकते हो कि 26 भी इसका सॉल्यूशन है, लेकिन जो 26 है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, 5 की कॉन्ग्रुएंट आ रहा है। ठीक है, 26 जो है आप चेक कर सकते हो कि जब यहाँ 26 पुट करोगे वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो 26 है मोड 21 में किसका काम करेगा, 5 का ही काम करेगा। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट होना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं चाहिए, हमें कैसे चाहिए, इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आपको एग्जैक्टली उतने ही इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे जितना उसका जीसीडी है। तो 3 जीसीडी है तो आपको इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, कौन सा केस था, जब a और m दोनों ही स्मॉल हो जाएं। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जैसे ये दिया हुआ है 222x इज कॉन्ग्रुएंट टू 12 मोड ऑफ 18। ठीक है, सबसे पहले आपको a देखना है, a आ गया 222, b देखना है 12, m आ गया है 18। ठीक है, अब हमें a और m का जीसीडी निकालना है। a और m का जीसीडी मतलब 222 और 18 का जीसीडी, ये आ जाएगा 6। ठीक है, अगर 6 b को डिवाइड कर दे जो कि 12 है, जिसको वो डिवाइड करे तो इसका क्या मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा। और कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिलेंगे, जितना जीसीडी है, तो जीसीडी कितना है, 6, यानी इसके 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, आपको कॉमन फैक्टर जो है वो कैंसिल आउट करना है। तो कॉमन फैक्टर कौन है, कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो, कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 6 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर से आप जब कैंसिल आउट करोगे ये आ जाएगा 37x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड ऑफ, ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। सॉरी, मोड ऑफ 6 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सा केस हो गया, a लार्ज है m स्मॉल है। याद हो जब यूनिक सॉल्यूशन ही बनेगा, यहाँ पर a और m, नया a आ गया नया m आ गया, दैट इज a1 और m1 कहें तो a1 और m1 का जीसीडी 1 है, यानी यूनिक सॉल्यूशन में चला गया। और यूनिक सॉल्यूशन का हम सेकंड केस अगर अप्लाई कर दे कि मतलब क्या है कि अगर ये a लार्ज हो तो आपको क्या करना है, a को m से डिवाइड करना है, यानी 37 को आपको 3 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है। तो जब 37 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इंटीजर अपने रिमाइंडर के क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अब हमें 37 के साथ क्या चाहिए, x चाहिए। तो हमें ये पता है कि इस कॉन्ग्रुएंस में हम सेम इंटीजर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 37x इज कॉन्ग्रुएंट टू x मोड ऑफ 3 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम सिमेट्रिसिटी की वजह से लिख सकते हैं कि x इज कॉन्ग्रुएंट टू 37x मोड ऑफ 3 होगा। ठीक है, फिर अगेन हमें पता है जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अगर x 37x के कॉन्ग्रुएंट है, 37x 2 के कॉन्ग्रुएंट है, तो x किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, 2 के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, किसमें, मोड ऑफ 3 में। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन आ गया, x की वैल्यू ही निकालनी थी हमें, तो x नोड आ गया है कितना, 2। बाकी जो सॉल्यूशन है हमें वो पता है कि क्या होंगे, x नोड प्लस में m1 के, दैट इज 3k, और k की वैल्यू 0 से d-1 थी, d 6 था, तो 0 से लेकर के कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये बाकी सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो पहला सॉल्यूशन कौन हो गया,
2, देन कौन हो गया 2 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 5, देन 2 3 6 और 2 8, ठीक है, फिर 11, फिर कितना आ जाएगा 14, ठीक है, और फिर कितना आ जाएगा 17। तो आपको ये 6 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन मिल जाएंगे, क्योंकि जीसीडी 6 है तो आपको इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन भी कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे। तो ये सेकंड केस था जब ए और एम क्या हो लार्ज हो और यूनिक सॉल्यूशन ना हो। जस्ट आपको पिछली वाली एक्सरसाइज आनी चाहिए, अगर पिछली वाली नहीं आ रही है तो आप ये नहीं कर पाओगे। इसमें बस एक स्टेप ही एक्स्ट्रा है कि जो कॉमन फैक्टर है उसको आपको क्या करना है, तीनों में से कैंसिल आउट करना है ताकि उसका मॉडुलो चेंज हो जाए, और मॉडुलो चेंज होने की वजह से जो नई कॉन्ग्रुएंस आई है उसका यूनिक सॉल्यूशन बन जाए, और उस सॉल्यूशन को हमें एक्स नोड नाम देना है। और बाकी सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स नोड प्लस में m1k होता है, जहां k की वैल्यू 0 से लेकर के कितना होता है d-1 होती है। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स जब लीनियर कॉन्ग्रुएंस के एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो उसको हमें कैसे डील करना है। जस्ट हमें एक स्टेप ध्यान देना है कि जो कॉमन फैक्टर है वो तीनों में से हमें कैंसिल आउट करना है ताकि उसका यूनिक सॉल्यूशन बचे। और यूनिक सॉल्यूशन में हमें तीनों केस पता है, जब ए एम लार्ज हो, ए लार्ज हो, एम लार्ज हो, सॉरी ए और एम स्मॉल हो, ए लार्ज हो, एम लार्ज हो, उसको हम डील कर सकते हैं। और उसको सोल्व करने से आपको एक्स नोड मिल जाएगा, और बाकी सॉल्यूशन क्या होंगे एक्स नोड प्लस में m1k, जहां k की वैल्यू कितनी थी 0 से लेकर के d-1 तक। तो ये थी एक्सरसाइज 2.2। तो कल के लेक्चर में हम करेंगे लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन क्या होती है, दैट इज 2.3 हम करने वाले हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।